सोचिए, एक ही क्लास के दो छात्र हैं। दोनों ने बिल्कुल एक ही गणित का टेस्ट दिया और दोनों ही उस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। दोनों के सामने बिल्कुल एक ही नतीजा है, एक जैसी चुनौती। लेकिन पहला छात्र अपना सर पकड़ लेता है और बहुत निराश होकर कहता है, मैं गणित में बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। हाँ, और दूसरा छात्र अपनी आंसर शीट को बहुत ध्यान से देखता है, उन लाल गोलों को घूरता है और कहता है, मेरी तैयारी का तरीका शायद गलत था, अगली बार मैं कोई और रणनीति अपनाऊंगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ नतीजा एक था लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। सही कहा आपने। और यही वो छोटी सी प्रतिक्रिया है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। बिल्कुल। आज हम कैरल एस ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के नोट्स और उसकी बहुत ही गहरी रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि ये कोई आम मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि दशकों की साइकोलॉजिकल रिसर्च का निचोड़ है। यानी ये तय करता है कि चुनौतियों में हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एकदम। हम अपनी हार का सामना कैसे करते हैं, यही बात तय करती है कि स्कूल, बिजनेस, खेल और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में हमारी सफलता कैसी होगी। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मेरे सामने जो नोट्स हैं उसमें कैरल ड्वेक ने मुख्य रूप से दो तरह के माइंडसेट की बात की है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या टैलेंट सच में कोई मायने नहीं रखता? मतलब हम सब देखते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी अच्छे गायक होते हैं या तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट असल में क्या है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, बात ये नहीं है कि टैलेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। रिसर्च ये नहीं कहती कि हर इंसान बिल्कुल एक जैसा पैदा होता है। हाँ। फिक्स्ड माइंडसेट का असल मतलब उस विश्वास से है जहां लोग ये पक्का मान लेते हैं कि उनका टैलेंट और उनकी क्षमता बस पत्थर की लकीर हैं। यानी जो मिल गया सो मिल गया। बिल्कुल। या तो आप किसी काम में होशियार है या फिर नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं उनके लिए। तो इसका नुकसान क्या होता है? ऐसे लोग तो खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते होंगे। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ऐसे लोग नई और मुश्किल चुनौतियों से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया ट्राई किया और वो फेल हो गए, तो उनकी बदनामी हो जाएगी। हाँ, दुनिया को पता चल जाएगा कि वो उतने स्मार्ट नहीं है। वो हार को एक घटना नहीं मानते, बल्कि अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर काम बिगड़ा तो मैं ही बेवकूफ हूँ। बाप रे। और इसके ठीक उलट होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर मैं नोट्स को सही समझ रहा हूं तो ये वो सोच है जहां लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने से किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 100% सही। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये नहीं मानते कि हर कोई आइंस्टाइन बन जाएगा, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि महारत हासिल करने का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। असफलता उनके लिए पहचान पर हमला नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैरल ड्वेक ने इन दोनों माइंडसेट को परखने के लिए छोटे बच्चों पर एक कमाल का पजल एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, इस पजल एक्सपेरिमेंट का जिक्र नोट्स में बहुत विस्तार से है। असल में वहां हुआ क्या था? उनकी टीम ने कुछ बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उन्हें सुलझाने के लिए कुछ पजल्स दिए। शुरू में पजल्स आसान थे, तो सबने कर लिया होंगे। हाँ, मजे से कर लिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जानबूझकर बच्चों को बहुत मुश्किल पजल्स दे दिए, उनकी उम्र से भी ज्यादा कठिन। और यहीं दोनों माइंडसेट का असली चेहरा सामने आया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों का रिएक्शन कैसा था? वो घबरा गए, चेहरे का रंग उड़ गया उनका। उनका आत्मविश्वास अचानक जमीन पर गिर गया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं होशियार नहीं हूँ। उन्होंने उस चैलेंज को अपनी काबिलियत का टेस्ट मान लिया। बिल्कुल। उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों की प्रतिक्रिया देखकर रिसर्चर्स भी दंग रह गए। वो रोते नहीं या फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, बल्कि वो और ज्यादा उत्साहित हो गए। कुछ बच्चों ने तो अपनी कुर्सी आगे खींची और यहाँ तक कह दिया, अरे वाह, मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है। कमाल है, उन्होंने उसे होशियार बनने का मौका समझा। हाँ, उन्होंने इसे अपनी पहचान साबित करने का जरिया नहीं माना, बल्कि सीखने का मौका माना। ये सच ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ही चीज को देखने का नजरिया सब बदल देता है। और इसी से जुड़ा एक पॉइंट नोट्स में है, स्मार्ट किड ट्रैप का। अक्सर हम देखते हैं घरों में या स्कूल में बच्चों को तुम बहुत होशियार हो या तुम तो पैदाइशी स्मार्ट हो कहना बहुत आम बात है। आमतौर पर लगता है इससे हौसला बढ़ता है, लेकिन ड्वेक इसे खतरनाक मानती हैं।
ऐसा क्यों? तारीफ करना बुरा कैसे हो सकता है? ये मनोविज्ञान का एक थोड़ा पेचीदा पहलू है। देखिए, जब बच्चों की इस बात के लिए तारीफ होती है कि वो कितने बुद्धिमान है, तो शुरू में उन्हें अच्छा लगता है, उनकी एक स्मार्ट पहचान बन जाती है। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं आता होगा तो दिक्कत होती होगी। सही पकड़ा आपने। जब कोई मुश्किल आती है तो उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो इसमें फेल हुए तो उनका स्मार्ट होने का टैग छिन जाएगा। तो वो अपनी इस झूठी इमेज को बचाने के लिए नए रिस्क लेना बंद कर देते हैं। रिसर्च में जब स्मार्ट टैग वाले बच्चों को एक आसान और एक मुश्किल काम चुनने को कहा गया तो ज्यादातर ने मुश्किल काम छोड़ दिया। सिर्फ आसान काम चुना ताकि सफलता पक्की हो सके। हाँ, वो अपनी इमेज के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और जिन बच्चों की तारीफ अलग तरह से की गई थी, मतलब उनकी मेहनत के लिए, जिन्हें कहा गया था तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, उनका बर्ताव बिल्कुल अलग था। उन्होंने खुद आगे बढ़कर मुश्किल चैलेंजेस चुने, क्योंकि उन्हें पता था कि फोकस कोशिश पर है, रिजल्ट या दिमाग पर नहीं। एकदम। इससे साबित होता है कि पैदाइशी टैलेंटेड होने का थप्पा लोगों को आगे बढ़ने से कैसे रोक देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। खेल की दुनिया में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मुझे माइकल जॉर्डन की कहानी याद आ रही है। माइकल जॉर्डन का उदाहरण इस किताब की जान है। हम सब उन्हें बास्केटबॉल का सबसे बड़ा लेजेंड मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाई स्कूल में उन्हें उनकी मुख्य बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। जरा सोचिए उस वक्त उन पर क्या बीती होगी। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो क्या सोचते? यही ना कि कोच ने निकाल दिया, मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं इस खेल के लिए नहीं बना हूं। और वो शायद कभी आगे नहीं खेलते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो घर गए, खूब रोए, पर अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर कोर्ट पर वापस प्रैक्टिस कर रहे थे। यही है ग्रोथ माइंडसेट। बाद में उन्होंने खुद कहा था, मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और ठीक इसीलिए आज मैं सफल हूं। उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। ये असफलता को सीधी मानने का सबसे ताकतवर उदाहरण है। और सिर्फ खेल नहीं, बिजनेस और कॉर्पोरेट दुनिया में भी ये पूरी तरह लागू होता है। हाँ, वहां भी तो सीईओ और लीडर्स होते हैं। एक सीईओ का माइंडसेट पूरी कंपनी को कैसे प्रभावित करता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। जो लीडर्स फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं, वो हमेशा खुद को कंपनी में सबसे परफेक्ट और सबसे स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है लीडर होने का मतलब है सब कुछ जानना। तो फिर वो अपनी गलती भी नहीं मानते होंगे? कभी नहीं। और वो अपने आसपास सिर्फ यस मैन इकट्ठा कर लेते हैं जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं। क्योंकि आलोचना सुनना उन्हें पसंद नहीं होगा। और अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सारा दोष दूसरों पर डाल देते हैं। इससे कंपनी में डर का माहौल बन जाता है, इनोवेशन खत्म हो जाता है। लोग अपनी गलतियां छुपाने लगते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर क्या करते हैं? वो अपनी झूठी छवि बचाने से ज्यादा कुछ नया सीखने को अहमियत देते हैं। उनके लिए गलतियां छुपाने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो गलतियों को डेटा की तरह देखते हैं। मतलब असफलता से सीखते हैं कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियों में खुलापन होता है और वो मुश्किल वक्त में ज्यादा मजबूत मिलती हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने स्कूल, खेल और बिजनेस देख लिया, पर नोट्स का एक हिस्सा सीधे हमारी निजी जिंदगी और रिश्तों से जुड़ता है। रिश्तों में माइंडसेट का क्या काम? वहां तो जज्बात होते हैं। जज्बात होते हैं, पर उन्हें हम प्रोसेस कैसे करते हैं ये माइंडसेट पर निर्भर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को लेकर एक अलग ही फैंटेसी में जीते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली इमेज। वो सोलमेट वाला भ्रम कि कोई एक इंसान मेरे लिए ही बना है और सब परफेक्ट होगा। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ अपने आप आसान होना चाहिए, बिना कुछ कहे दूसरा सब समझ जाए। पर असल जिंदगी में तो ऐसी फिल्मी बातें होती नहीं है। नहीं होती हैं। और जैसे ही कोई दरार आती है या पहली बहस होती है, वो घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। वो रिश्ते पर मेहनत करने की बजाय रिश्ते को ही गलत मान लेते हैं। तो फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इन उलझनों को कैसे सुलझाते हैं? वो समझते हैं कि किसी भी रिश्ते के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ा फर्क झगड़े के वक्त दिखता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सीधे दूसरे इंसान के चरित्र पे हमला करेगा, जैसे तुम तो हमेशा स्वार्थी ही रहते हो। हाँ, सीधा पर्सनल अटैक। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चरित्र पर नहीं, व्यवहार और स्थिति पर ध्यान देता है। वो सोचते हैं कि मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। चलो मिलकर पता लगाते हैं कहाँ गलती हुई। एक माइंडसेट झगड़े में रिश्ते को तोड़ता है और दूसरा उसे मजबूत बनाता है। ये सच में बहुत व्यावहारिक बात है
और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है। हमने पेरेंटिंग और टीचिंग की बात की, मेहनत की तारीफ करो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? अगर हम इसे एक बड़े दायरे में देखकर समझें तो आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इसको पूरी तरह सच साबित किया है। हमारा दिमाग कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है। तो दिमाग काम कैसे करता है? दिमाग असल में एक मसल या मांसपेशी की तरह काम करता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम कोई नया काम सीखने में संघर्ष करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने पर शुरू में दर्द होता है, पर फिर मसल्स मजबूत होते हैं। एकदम वही प्रोसेस। जितनी बार दिमाग चुनौतियों से गुजरता है वो उतना तेज और मजबूत होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बच्चा कमजोर दिमाग के साथ हमेशा के लिए फंसा नहीं है। नहीं फंसा है। और यही कैरल ड्वेक का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट आता है, येट यानी अभी तक नहीं की ताकत। ये कैसे काम करता है? किताब में अमेरिका के एक हाई स्कूल का किस्सा है। वहां बच्चों को अगर पासिंग मार्क्स नहीं मिलते थे तो उन्हें फेल नहीं किया जाता था। फेल नहीं करते थे तो रिपोर्ट कार्ड पर क्या लिखते थे? उन्हें ग्रेड दिया जाता था नॉट येट, यानी अभी तक नहीं। सोचिए, फेल का मतलब है कहानी खत्म, दरवाजा बंद, पर अभी तक नहीं का मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया जारी है, आप मंजिल के रास्ते में हैं। ये एक शब्द निराशा को उम्मीद में बदल देता है। कमाल का नजरिया है। और नोट्स में सबसे अच्छी खबर यह है कि इस माइंडसेट को बदला जा सकता है। किताब में इसे बदलने के 3 कदम बताए गए हैं। हाँ, बहुत ही स्पष्ट कदम है। पहला कदम है अपनी फिक्स आवाज को पहचानना। हमारे अंदर एक आवाज होती है जो डर पैदा करती है, जैसे फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उसे वहीं पकड़ना है। दूसरा कदम है उस आवाज को चुनौती देना। अगर आवाज कहे कि मैं इस काम में बुरा हूं, तो उसे बदल कर कहना है मैंने अभी तक इसका सही से अभ्यास नहीं किया है। सही कहा। और तीसरा कदम है असफलता की परिभाषा बदल देना। यह पहचान नहीं, बस एक जानकारी है। लेकिन यहां ड्वेक एक चेतावनी भी देती हैं, फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ये क्या है? हाँ, ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग दिखावा करने लगे हैं। कहते हैं मैं तो ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं। पर सिर्फ मेहनत करते रहना काफी नहीं है। अगर आप एक ही गलत तरीके से दीवार पर सर मार रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं है। मतलब सिर्फ पसीना बहाना ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। अगर दिशा गलत है तो मेहनत बेकार है। बिल्कुल। असली ग्रोथ माइंडसेट के लिए अपनी कमियों को मानना होता है, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, और अगर तरीका काम ना करे तो अपनी रणनीति को बदलना आना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन था। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बात साफ है। हमारी क्षमताओं के बारे में हमारा विश्वास हमारा व्यवहार तय करता है। मेहनत की तारीफ लचीलापन लाती है। असफलता पूर्ण विराम नहीं, बस एक स्पीड ब्रेकर है। सही कहा। चाहे बिजनेस हो, खेल हो या रिश्ते, ग्रोथ माइंडसेट ही बदलाव लाता है। और वो छोटा सा शब्द अभी तक नहीं किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। हमारे सुनने वाले जरूर इस बात पर गौर कर सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कहाँ चुनौतियों से भागते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हमने एक इंसान के निजी स्तर पर माइंडसेट की बात की, लेकिन जरा समाज के स्तर पर सोचिए, क्या हो अगर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही फिक्स्ड माइंडसेट पर बना हो? ये सच में थोड़ा परेशान करने वाला विचार है। हम ऐसी सिस्टम में हैं जहां किसी बच्चे की काबिलियत सिर्फ 3 घंटे के एग्जाम के मार्क्स से तय होती है। अगर सिस्टम ही फिक्स्ड है और लगातार कह रहा है कि कम नंबर लाने वाला विफल है, तो उसके अंदर एक अकेला इंसान अपना ग्रोथ माइंडसेट कैसे जिंदा रखेगा? ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्या सिर्फ अपना माइंडसेट बदलना काफी है, या उन पैमानों को ही बदलने की जरूरत है जिन पर ये दुनिया लोगों को मापती है? ये सवाल वाकई बहुत गहरे चिंतन की मांग करता है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास कैसे बदलाव ला सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से चैलेंजेस को देखने का नजरिया जरूर बदलेगा। अगली बार जब असफलता सामने आए तो याद रखिए, कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद अभी तक सही रास्ता नहीं मिला है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।